अच्छा एस्पिरेंट्स, आज ना हम कर रहे हैं अपना पास्ट पेपर। और पास्ट पेपर को करने का मकसद ये है कि ये ना एक सॉल्व्ड मुझे पास्ट पेपर मिला था। तो मैंने कहा इसमें जब मैंने इसको देखा तो कहीं ना कहीं पे ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज मुझे मिली, मतलब कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा आंसर था जो इसमें गलत लिखा हुआ है इन्होंने। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पास्ट पेपर को ही जो है वो एनालाइज़ करने के लिए उसको खोल लिया। थोड़ा सा ना इसमें ये थोड़ा सा ब्लरी लगेगा आपको, लेकिन इंशाल्लाह जब बस बाद में इसकी एडिटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें हम इसकी कन्वर्शन जो है ना वो कोशिश करेंगे कि 1080 पिक्सल पे जो है ना वो रखें, ताकि आपको सब चीज़ें जो है क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर ही नज़र आएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू आवर पेज, सॉरी टेस्ट। ये पास पेपर है। तो ये पहले नंबर पे आपको आ रहा है, आई वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड देयर। ठीक है, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ए एन और दा की, ये पहले लेक्चर में थी। और ये मैंने आपको बताया था कि ये डिटर्मिनर्स का काम करते हैं, एज एन आर्टिकल ये काम करते हैं। तो फिर मैंने आपको इनकी दो एग्ज़ाम भी बताई थी, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो अब देखें, एन जो है वो मैंने आपको बताया था कि किसी सिंगुलर के साथ लगेगा। ठीक है, सिंगुलर मतलब ऐसा वर्ड जो वावल की आवाज़ देगा। तो ए जो है वो किसी सिंगुलर जो कांस्टेंट सॉरी आपका दूसरा रेगुलर वर्ड होता है उसके साथ लगेगा। तो अब आई वेंट टू आ हॉस्पिटल तो नहीं हो सकता, मैं वो कह रहा कि मैं किसी एक हॉस्पिटल में गया था, तो वो नहीं आएगा। एन तो आ ही नहीं सकता, तो दा आ जाएगा। ठीक है, और दा का मैंने आपको बताया था कि ये किसी स्पेसिफिक नाउन जो है ना उसके साथ लगेगा। तो हॉस्पिटल जो है ये किसी स्पेसिफिक जगह का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे दा आ जाएगा। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड देयर। सेकंड है डैश ऑन्ट वांट्स यू टू सी हर। अब इधर भी वही तीन ही हैं आर्टिकल्स हैं, ए एंड द और नन ऑफ दीज। अब इधर नन ऑफ दीज जो है ना वो ठीक है उसका, वो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। मेरा जस्ट पास पेपर को एनालाइज करने का मकसद ये होता है कि मैं आपको तो कंसेप्ट जो है ना बता दूँ। तो देखें, ए ऑन तो हो नहीं सकता, बिकॉज ऑन जो है वो वाव से शुरू हो रहा, तो एन होगा। लेकिन एन ऑन्स ऑन्ट वांट्स यू टू सी हर, मतलब एक ऑन्ट अपनी खाला के बारे में या फूफा जिसके बारे में वो बात कर रहा है, उसके बारे में वो कह रहा है कि कोई एक, मतलब एन भी फिर किसी एक को इशारा करेगा, किसी सिंगुलर को इशारा करेगा कि मतलब, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं बता रहा। एन ऑन्ट मतलब एक खाला या फूफा जो है ना वो वांट्स यू टू सी हर, कि वो आपको चाहती है कि उसे आप देखो। तो इधर दा भी नहीं लगेगा, दा आंट, क्योंकि ठीक है दा लगेगा नहीं। तो अब इधर ना ए है ना एन है ना दा है, तो कौन लगेगा इधर? इधर चौथा ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया, वो होना था माई। माई आंट जो है ना वो ठीक होना था। माई आंट वांट्स यू टू सी हर, कि मेरी खाला जो है वो चाहती है आपसे टू सी हर, कि आप उसको देखो। राइट, हियर डैश द बस, हियर कम्स द बस। आप इस तरह से इसको, इस सीन को समझ लें। सिंपल स्टेटमेंट है सबसे पहले, हियर डैश द बस। ठीक है, ये इसका लिखा भी हुआ है कम्स, मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे आता है। हियर इज़ कमिंग द बस, क्या ये नहीं ठीक हो सकता? वो देखो बस आ रही है, नहीं क्यों? क्योंकि इसके बाद केम है, हियर केम द बस, बस आ गई। हियर कम द बस, बस जो है उसके साथ उन्होंने आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ना वो ये शो कर रहा है। आपको पता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ होता है, जो किसी फीलिंग को, इमोशंस को जो है ना वो शो करते हैं। तो हियर डैश द बस मतलब ये है कि आप लोग बस के इंतज़ार में खड़े हो, और मिसाल के तौर पे आप लाहौर कैंट में चले जाओ, लाहौर कैंट में आप खड़े हो और उधर स्पीडो का इंतज़ार करें, क्योंकि वहाँ पे स्पीडो जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है कभी कभी कई स्टेशन पे ना। तो कैंट एरिया में मैं खुद भी क्योंकि इस चीज़ को देख चुका हूँ। तो अब आप बस का वेट कर रहे हो, आपको 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गया, अचानक आपने बस को जो है ना वो टर्न लेते देखा, तो आपने खुशी से चले गया, वो देखो बस आ गई। अब वो बस आ रही है अभी, ठीक है, बस ने अभी आपके उस स्टेशन के पास पहुंचना था, इसलिए इज़ कमिंग भी नहीं आएगा। केम तो तब होगा ना कि अगर बस आपके पास खड़ी है। ठीक है, तो कम्स होगा, हियर कम्स द बस, वो देखो बस आती। इस तरह हम इसको बोलेंगे, जो लुक भी मानी बनेगा, लेकिन बस की बात वो प्रेजेंट में कर रहा है, तो इसका मतलब है हम इधर कम्स लगाएंगे। ठीक है,
डैश है। नेक्स्ट है शी डैश हर डिग्री 20 ईयर्स अगो। ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है। एक चीज़ याद रखना, जो आपका पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, ये हमेशा ही थोड़े से कंट्राडिक्टरी हैं। मतलब ये है कि इनमें समझ नहीं आती पढ़ने वाले को कि इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि इधर जो है ना वो हमने सिंपली सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की, जहाँ हायर भी साथ लगाना है। तो शी कंप्लीटेड हर डिग्री 20 ईयर्स अगो। अब ये जो सिंपल प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल होता है ना, उस एक्शन को शो करता है जो माजी में हो गया, और उसके बाद आगे कोई और एक्शन नहीं शो करता। जबकि पास्ट परफेक्ट जो है ना, वो उस इंसिडेंट को शो करेगा, उस वाक़े को शो करेगा जो माजी में हुआ बिफोर, मतलब किसी और इंसिडेंट के शुरू होने से पहले, यानी कि उसके बाद कोई और इंसिडेंट भी शुरू हुआ। ये टेंसेस का टॉपिक है, ये मैं इधर नहीं बता सकता, जस्ट थोड़ा सा बताने का मकसद है कि आपको पता रहे। आपने जस्ट स्टेटमेंट देखनी है। शी कंप्लीटेड हर डिग्री, इधर के हैड भी लिखा हुआ है, हैज़ भी लिखा हुआ है, तो इधर कंप्लीटेड है कि शी कंप्लीटेड हर डिग्री 20 ईयर्स गो। उसने 20 साल पहले, मतलब वो 20 साल बाद की भी बात, पहले की भी बात कर रहा है, तो भी उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको मैनेज करना है। व्हेन आई गेट होम माई चिल्ड्रन डैश, इसको जल्दी से बताओ। इसमें उन्होंने वेल बी प्लेइंग लिखा हुआ है, जबकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इफ़ जो है ना उसके बाद अगर प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, इट्स मीन कि उसके बाद हमने उसको फ्यूचर टेंस में आगे लेके जाना है। उसकी अगली क्लॉज जो है, मतलब अगला जो पार्ट है, उसको हमने फ्यूचर टेंस में लेके जाना है। फ्यूचर में जो है हम शेल और विल लगाते हैं। शेल किसके साथ लगता है? मोस्टली आई और वी के साथ, और विल लगता है हमेशा सिमिलर जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो व्हेन आई गेट होम माई चिल्ड्रन डैश, वो कहती है कि मैं जब घर जाती हूँ, माई चिल्ड्रन खेल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मतलब ये है कि बात सिंपल प्रेजेंट में है, बाज़ का इफ़ की जगह पे व्हेन भी लगता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। व्हेन आई गेट होम, ये देखिए ना कंडीशन है ना, कंडीशन है ना, ये देखिए कंडीशन इफ़ का ही नहीं होगा, अगर। व्हेन जब भी आएगा, मतलब कंडीशन क्या है कि आपको किसी ने कहा कि यार तूने आना है, तो वो कंडीशन लगा देता है कि भाई तू आएगा तो मैंने आना है, करते हैं। तो व्हेन यू विल कम देन आई विल। ठीक है, मतलब वो सॉरी डबल वेल लग गया, डबल वेल वैसे लगता नहीं है। तो बहरहाल ये सेंटेंसेस के ये ना मोस्टली डिस्क्रिप्टिव टाइप की चीज़ें हैं, इनको हम इतने शॉर्ट टाइम में नहीं कवर कर सकते। इनको इंशाल्लाह हम अपने पास पेपर्स का जो इंग्लिश पेपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद कोशिश होगी कि साथ साथ ग्रामर के भी टॉपिक्स जो ना वो हफ्ते में 1-2 दिन रखा जाए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएँ। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स रख दिया करेंगे, किसी दिन टेंस का रख दिया, किसी दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का रख दिया, किसी दिन कोई फिगर ऑफ स्पीच का रख दिया, क्योंकि इस पेपर में 2 फिगर्स ऑफ स्पीच भी आ रही हैं। इस तरह किसी दिन इंटरेक्ट, किसी दिन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, किसी दिन कोई सेंटेंसेस का हो गया। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो आपने पढ़ा था ना वो। यहाँ कंडीशनल ये 3 तरह, ये कंडीशनल 4 तरह के होते हैं, 0 कंडीशनल, फिर कंडीशनल 1 2 3 इस तरह से। तो ये आपके कंडीशनल में आ रहा है कि व्हेन आई गेट होम, तो हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था इफ़ प्लस, मतलब उसी स्ट्रक्चर में ये बात कर रहा है, हो रही है कि व्हेन आई गेट होम माई चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। तो कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई डैश टू बेड। अब यहाँ पे जो गलती कर गया, आपने एम गोइंग लिखा हुआ है इसलिए, लेकिन ये गलत है। वो कहता है कि कैन आई हैव सम मिल्क। बात पहले पूरी बात समझनी है कि वो क्या कह रहा है। कैन किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं कुछ दूध ले लूँ बिफोर आई डैश टू बेड। अब एम गोइंग तो हो नहीं सकता, शैल गो मैं जाऊँगा, मतलब वो कहता है कि मैं बेड पे जाने जाऊँगा, उससे पहले मैं नहीं। तो बिफोर आई गो टू बेड, बिकॉज सिंपल स्टेटमेंट है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में है। कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई डैश टू बेड, बिफोर आई गो टू बेड। तो ये इधर इसका गलत है, ये गो आएगा इधर। नेक्स्ट है हियर आर योर शूज़ आई डैश दैम। ये भी इसने 3 ऑप्शन दिए हैं, जस्ट क्लीन, जस्ट क्लीन, हैड जस्ट क्लीन और नन ऑफ दीज। तो ये इसका वैसे ठीक है, नन ऑफ दीज इसमें आएगा। इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है कि हियर आर योर शूज़, बात फिर सिंपल प्रेजेंट की है। तो आई डैश दैम, एक चीज़ याद रखना आप कि इधर इन तीनों में से कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, इधर जो आएगा वो हैव
जस्ट क्लीन दैम होगा कि ये आपके शूज़ हैं, मैंने अभी अभी इनको जो है ना पॉलिश किया है या क्लीन किया है। अब क्लीन पॉलिश्ड भी वो लिख सकता था, क्लीन लिखा उन्होंने, मतलब मैंने अभी अभी इनको साफ़ किया है, ये आपके शूज़ पड़े हैं। तो इधर हैव वाला आता, अगर हैव वाली कोई इधर होती तो फिर हम उसको लगाते, लेकिन हैव वाला कोई भी नहीं है तो वो नहीं है इधर, इसलिए नन ऑफ दीज आएगा। इफ़ दे हैड मोर मनी, ये सेकंड कंडीशनल आ गया। सेकंड कंडीशनल में इफ़ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड या वुड प्लस इस स्ट्रक्चर में जो जाता है, ठीक है। हियर सॉरी, इफ़ दे हैड मोर मनी, अगर वो ज़्यादा रकम रखते या उनके पास अगर ज़्यादा रकम होती, दे डैश अ न्यू हाउस, तो हमें स्ट्रक्चर पता चला कि पास्ट सिंपल है यानी पास्ट की बात है, तो उसके हाथ जो आगे लगेगा, जैसे इस फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट सिंपल था तो उसके आगे विल शैल लगा था, तो विल का ही हम वुड कर देंगे, शैल का शुड कर देंगे, मे का माइट कर देंगे। तो ये सेकंड कंडीशन में जो ना आते हैं मे माइट सॉरी माइट वुड कुड शुड कोई भी आ सकता है। तो विल बाय विल हैव ये हमें पता है कि फर्स्ट कंडीशनल में आते हैं तो ये हो नहीं सकते, तो वुड बाय वुड का हमें पता है कि वो आएगा तो वुड आ गया, ठीक है। दे अराइव्ड सून आफ्टर, अब देखिए उन्होंने वर्ड अंडरलाइन कर दिया, उन्होंने कहा कि आफ्टर बताएं क्या है। तो ये आफ्टर जो है ना, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आफ्टर एट अ टाइम जो है ना वो प्रेपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है, ठीक है, और ये एडजेक्टिव भी है आफ्टर जो है। लेकिन हमें इसके इस्तेमाल से पता चलाना है कि ये अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंग जो है ना वो क्या है। तो यहाँ पे जो सून आफ्टर है, आफ्टर जो है ना इधर यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, ठीक है। और कंजंक्शन आपको पता है कि जो मिलाने का काम करता है, प्रेपोजिशन वो सभी आपको पता है। तो ये वैसे ऐसा भी होता है मिसाल के तौर पे वो प्रेपोजिशन भी लिखते, एडवर्ब भी लिखते, कंजंक्शन भी लिखते, उसके आगे लिख देते ऑल ऑफ दीज, तो फिर आपका एडवर्ब होना, फिर भी एडवर्ब होना था, ठीक है। और उसकी मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं क्योंकि हमने उसके अकॉर्डिंगली उसका देखना है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, कि वो उसके बाद जल्दी ही आ गया। तो एडवर्ब की बात है, अगर हम इसके मेन जो रोल है उसके अकॉर्डिंग बात करें, मतलब उसने एक रोल पूछा हो, द अंडरलाइन वर्ड इज़, तो फिर प्रेपोजिशन एडवर्ब कंजंक्शन या ऑल ऑफ दीज लिखो, फिर ऑल ऑफ दीज ही आएगा क्योंकि उन्होंने फिर एक स्पेसिफिक रोल के नहीं अकॉर्डिंग पूछा, फिर उन्होंने उसका एक जो उसका एक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग पूछा। तो स्ट्रक्चर में जो एज अ प्रेपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है, एडजेक्टिव भी है, और कई जगह पे ये नाउन का भी काम करता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज़, द अंडरलाइन पार्ट इज़ डैश। अच्छा देखें, एक फ्रेज़ होता है, क्लॉज होता है, इन्होंने ना फ्रेज़ का लिखा हुआ है, मतलब क्या है, फ्रेज़ है या प्रपोजिशनल फ्रेज़ है या नाउन फ्रेज़ है। तो ये नाउन फ्रेज़ किस तरह से होगा, क्योंकि आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज़, टू गेट अ प्राइज़ जो है ना अगर हम करें तो बात ये एक एज अ फ्रेज़ के तौर पे काम कर रहा है, मतलब हमें नहीं पता चल रहा कि किस लिए प्राइज़ हासिल किया है या प्राइज़ के रिलेटेड कौन सी बात हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि अंडर द ट्री, और मैं टू गेट अ प्राइज़ की जगह पे ले देता हूँ अंडर द ट्री। अब अंडर द ट्री के पीछे मैं कुछ लिखता ही नहीं हूँ, तो अंडर द ट्री जो ना वो एक डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे काम कर रही है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के सहारे जो है ना वो बनती है। तो ये आई एक्सपेक्ट मैं तवक्को करता हूँ। अब देखना कुछ ठीक है, नहीं हमें पता है कौन सी तवक्को करता है, लेकिन कुछ समझ आ रहा है, लेकिन टू गेट अ प्राइज़ समझ नहीं आ रहा। तो इसमें ये फ्रेज़ है, ठीक है, फ्रेज़ है, तो इस मीन कि ये कौन सा फ्रेज़ है, पीछे बात जो है ना वो नाउन की हो रही है। आई एक्सपेक्ट यानी जिसमें सब्जेक्ट भी है, जिसमें आपकी ये देखिए एक्सपेक्ट यानी एक वर्ब भी है, और फिर उसके बाद टू गेट अ प्राइज़, तो ये फ्रेज़ में बात हो रही है, तो इस मीन कि ये नाउन फ्रेज़ है, मतलब बात पीछे हो रही है। समझ आ रही है मेरी बात। तो नेक्स्ट है द रॉबर्स सेट डैश द आर्मलेस ट्रैवलर्स। आर्मलेस में वो होते हैं जो गैर मुसल्लह होते हैं, जिनके पास कोई हथियार नहीं हो। तो ट्रैवलर्स आपको पता ही है, सफ़र करने वालों। तो इसके ना सेट के साथ ये आगे आपके ये वर्ड है upon, डाउन, फॉर्थ, none of these। तो याद रखना कि एक वर्ड के साथ अगर आप डाउन लगाएंगे उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, फोर्थ लगाएंगे उसका मीनिंग चेंज और हो जाएगा, upon लगाएंगे उसका मीनिंग और हो जाएगा। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सेट upon इधर आएगा क्योंकि सेट upon का मतलब होता है अचानक से किसी पे तेज़ी से हमला करना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे घात लगा कर, बाज़ दफ़ा मतलब कोई ऐसे रास्ते होते हैं कि जिधर कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, सर्वेलेंस नहीं होती या सिक्योरिटी, तो उस पर ख़ास होते हैं ये वो एरियाज़ होते हैं जो गांव टाइप के होते हैं,
तो किसी न किसी झाड़ी के पीछे किसी न किसी, तो अचानक मतलब किसी पे कोई हमला कर दे, ट्रैवलर्स आ रहे हैं, कोई आ रहा है, ये सेट अपॉन होगा। अटैक मतलब इसका सिनोनिम बनेगा अटैक, ठीक है। अ जेंटलमैन इज़ अफोर्डेबल, ये इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, अफोर्डेबल नहीं है ये इनकी ना ह्यूमन एरर है। ये जेंटलमैन इज़ कर्टियस एंड अफेबल, अफेबल होते हैं मिलनसार को कहते हैं, कर्टियस खुश अखलाक को कहते हैं। तो ये इसका सही वर्ड जो मैंने देखा था ना, वो कर्टियस एंड अफेबल था। इन्होंने पता नहीं कहाँ से ये अफोर्डेबल लिख दी है। तो इसके लिए जो है ना ये पूछा ही है, ये पूछे हुए हैं नीचे, ऑन टू विद नन ऑफ दीज, तो इसमें भी ये गलत इसने लगाया होगा, नन ऑफ दीज नहीं है, इसमें टू आएगा, ऑन के बाद ये टू आएगा। लेकिन वो कह रहा है कि अ जेंटलमैन इज़ अफेबल डैश इज़ नेबर्स, के ये जो हमारा जो जेंटलमैन है, जेंटलमैन आप सभी समझते हैं किसको कहते हैं, इज़ अफेबल यानी मिलनसार है, टू हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों के साथ। विद लगाने से चीज़ चेंज हो जाएगी, मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है। द प्लेयर्स प्रैक्टिस्ड हार्ड टू डैश द ट्रॉफी, रिप्लेस वो तो नहीं हो सकता, रीस्टोर भी नहीं हो सकता, रीगेन होगा। रीगेन का मतलब होता है दोबारा से हासिल करना। द स्ट्रेंजर इज़ नॉट डैश विद द कल्चर ऑफ हिज लैंड, अकस्टम्ड, अडॉप्टेड, एक्वेंटेड। तो एक्वेंटेड ये इधर ठीक है, बिकॉज कोई मतलब मिसाल के तौर पे फॉरेन ट्रैवलर है, स्ट्रेंजर ही हुआ ना, हमारे मुल्क में आता है, तो यहाँ हम उनके मुल्क में जाते हैं तो हम फिर उनके लिए स्ट्रेंजर होंगे। तो कोई स्ट्रेंजर यहाँ मुल्क की बात नहीं भी है, कोई मतलब जैसे आप मिसाल के तौर पे कराची चले जाओ, कराची नहीं जाना अपनी इधर साउदर्न जो पंजाब है आप उधर चले जाओ, तो कल्चर डिफरेंट है, ज़ुबानों का लहजा टोन डिफरेंट है। तो उस अकॉर्डिंग जो ना वो बात कर रहा है कि कल्चर ऑफ दिस लैंड, के इस खिते के जो कल्चर है, जो सकाफत है, उससे ये वाकफियत नहीं रखता। अक्वांटेड का मीनिंग होता है वाकफियत रखना, वाकफ़ होना, ठीक है। दिस केस इज़ सो यूनिक दैट आई कैन नॉट गेट एनी डैश टू सपोर्ट इट। अब यहाँ पे ना प्रेसिडेंट लिखा है, प्रेसिडेंट ये कानूनी नुक्ता जो भी आप कह सकते हो इसका मतलब, क्योंकि बात वो कानून के अकॉर्डिंग कर रहा है कि केस की बात कर रहा है। वैसे इसका मतलब होता है नज़ीर, कोई मिसाल, कोई नमूना, ठीक है। प्रेसिडेंट, तो इसका जो उलट होगा वो अनप्रेसिडेंटेड होगा, जो जिसको हम बेमिसाल कहते हैं। तो दिस केस इज़ सो यूनिक दैट आई कैन नॉट गेट, कि मैं नहीं हासिल कर सकता क्या, एनी प्रेसिडेंट कोई भी ऐसा कानूनी नुक्ता, टू सपोर्ट इट, के मतलब इस केस को सपोर्ट करने के लिए मुझे ऐसा कोई नुक्ता मिल ही नहीं रहा, ये बात कहना चाह रहा है वो। नेक्स्ट है शी कीप्स हर डैश ओपिनियंस टू हर सेल्फ। अच्छा वैसा भी हो सकता है, शी कीप्स हर डैश ओपिनियंस टू हर सेल्फ, उधर प्राइवेट लिखा है, वैसे प्राइवेट इसका है, स्पेशल ओपिनियंस नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ जो इंसान किसी से छुपा के रखता है ना, वो प्राइवेट चीज़ होगी, ठीक है। तो स्पेशल चीज़ होगी भी तो इंसान किसी ना किसी को फिर भी बता देगा, पर्टिकुलर किसी ख़ास चीज़ को कहते हैं। तो प्राइवेट मतलब जो उसकी ज़ातियात के बारे में है, जो उसकी ज़ाती ओपिनियंस होगी, या ख़ास तौर से जिस तरह के इंटेलिजेंस आपके जो स्पाइज होते हैं, जासूस होते हैं, वो अपने मैटर्स को जो है ना वो अपने तक रखते हैं, उनको उनके सामने आप जो भी करते रहो ना, उन्होंने आपके सामने कोई भी चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करनी, तो वो उनके प्राइवेट मैटर्स होते हैं, जो जस्ट वो अपने ऑफिसर या ऑफिशियल जिनके अंडर वो काम करें उनको ही सिर्फ शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह ही आप समझ लें कि शी कीप्स हर डैश ओपिनियंस टू हर सेल्फ, प्राइवेट। उसके बाद आ जाता है ओपेक, इज़ ऑपोजिट इन मीनिंग, ऑपोजिट मतलब होता है एंटोनिम, तो वो एंटोनिम पूछ रहा है। तो ओपेक, जो ओपेक होता है इसका मीनिंग होता है ब्लड, धुंधली चीज़, किसी को जो कि धुंधली हो। उन्होंने हमसे पूछा उसका उलट, अब ब्लड भी वही चीज़ ही आ जाती है, इम्पेनिट्रेबल भी ऐसी चीज़ होती है जो नज़र ना आए, मतलब धुंधलाहट में भी आ गई, डार्क अंधेरे में आ गई। तो ओपेक जो है ना उसका सिनोनिम जो है ना, सॉरी एंटोनिम जो है ना वो होगा, आप उसको लाइट भी कह सकते हो, आप उसको क्लियर कह सकते हो, सॉरी क्लियर कह सकते हो। तो इस तरह इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हम कह सकते हो नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट है स्पोरियस, इसको हम बोलेंगे स्पोरियस, स्प्यूरियस नहीं बोलेंगे, स्प्यूरियस, स्पोरियस, स्पोरियस इज़ सिमिलर इन मीनिंग, अब ये सिनोनिम है। सुपरस्टिशियस है, वो तो वहम परस्त को कहते हैं, नहीं। पेडेंटिक है, नहीं। फेक है, हाँ ये फेक है। इसका मतलब ये होता है फेक किसी जाली जिसको कहते हैं, जैसे काउंटरफेट जो होता है एक लफ्ज़, वो जालसाजी में ख़ास तौर से यूज़ होता है। तो अब हमने इसका सिनोनिम लिखना, तो स्पेरियस मतलब होता है जाली, फेक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फॉल्स भी हम इसको कह सकते हैं, काउंटरफिट कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है डैश इज़ अ ब्री, और ये दो जो है ना वो आ गई आपकी
figures of speech. Dash is a brief pointed saying introducing antithetical ideas. Antithesis किसी मुखालफ चीज़ को कहते हैं. एपिलॉग नहीं, एपिग्राम. एपिग्राम जो है ना, ये इसका राइट वर्ड है. मैं इनके भी मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमने जो एक ड्यूरेशन रखा हुआ है लेक्चर का, उससे फिर हम तजावज़ कर जाएंगे. तो जो मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में कहा होगा कि इंशाल्लाह हम चीज़ों को मतलब ग्रामर पार्ट में जो है एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर जो फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो भी उसके ऊपर भी एक इंशाल्लाह लेक्चर रखेंगे जिसमें सारी फिगर्स ऑफ स्पीच को जो है ना वो आसान करके जो है ना बताया जाएगा, ताकि आप लोगों को उसकी समझ आए कि एपिग्राम क्या है. जिसके ये नीचे देखने का मेटोनिमी और ठीक है ये क्या होती है, फिर सिमिली क्या है, मेटाफोर क्या है, एक्सेट्रा सब कुछ जो है ना इंशाल्लाह बताएंगे. तो नेक्स्ट है द होल सिटी वेंट आउट टू सी द जनरल. द फिगर यूज्ड इन द स्टेटमेंट इज़ डैश. कौन सी फिगर है जी? ये मेटोनिमी है, मेटोनिमी. ठीक है. बाकी ये नहीं है, मेटोनिमी है. उसका मतलब ये होता है कि किसी ऐसे वर्ड को, जैसे इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि मैं अगर आपको बताऊं तो वैसे मैंने लिखा भी हुआ था, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ. मेटोनिमी जो है वो यूज़ होता है, जैसे आप मैं ना एग्ज़ाम्पल बताऊंगा आपको. जैसे आप इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे समझ लें कि जैसे किधर गया ये, सॉरी, जैसे वाइट हाउस. वाइट हाउस का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, या आपने हॉलीवुड का नाम सुना होगा. तो आपने एक लफ्ज़ सुना है डिश. डिश क्या होता है कि ये ना सब्सटीट्यूट है. पूरी आपकी जो एक प्लेट होती है ना, खाने की जो प्लेट होती है उसको आप डिश कहते हो. तो प्लेट की जगह पे या पूरी एक प्लेट ऑफ फूड आप कहने के जब आप उसको डिश कहोगे ना, तो ये होती है आपकी मेटोनिमी. ठीक है. तो यानी ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो मतलब इसको मैं अगर आसान इंग्लिश में करूँ, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड इज़ सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर वर्ड. यानी एक वर्ड को हम किसी दूसरे ऐसे वर्ड के साथ बदलते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, उसका मुतबादल लेके आते हैं जो उसके ही मीनिंग में आ रहा होता है, यानी उसका मीनिंग उससे रिलेट कर रहा होता है, उससे बदला नहीं जाता. दूसरा जो है वो मिसाल के तौर पे हैंड है. ठीक है. वो हम असिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं. मिसाल के तौर पे मैं आपने अक्सर सुना होगा यार आई नीड योर असिस्टेंस. ठीक है. तो असिस्टेंस की जगह पे आप उसको हैंड कह दो तो वो बात आ जाएगी. थर्ड जो है वो हार्ट है. टू रेफ़र टू लव, यानी लव का शो करने के लिए. या जैसे आपने क्लाउन सुना होगा जिसको आप किसी मोनार्की से मतलब किसी बादशाह से या सल्तनत से मंसूब करते हो, या उसको क्लाउन को जो है मतलब ताज जो तख्त होता है, ताजो तख्त होता है, उसको आप मंसूब करें तो किसी किंग से, तो किंग की बजाय आप उसको क्लाउन कह रहे हो. तो इस तरह ही ये इधर जो है जनरल जो है ना उसको मेटोनिमी हम कहेंगे. ठीक है. क्योंकि जनरल कोई स्पेसिफिक नहीं हमने मतलब साल के तौर पे कहता कि पूरी सिटी जो है ना वो बाहर आ गई जनरल को देखने के लिए. अब जनरल कोई स्पेसिफिक नहीं है. ठीक है. मतलब जनरल कोई है जिसको यहाँ मिसाल के तौर पे उसके साथ जो थी वो कोई जैसे अक्सर आपने देखा होगा परेड वगैरह होती है तो कोई ना कोई उसका कोई कमांडर होता है आगे जो उसको लीड कर रहा होता है. ठीक है. तो मतलब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो मैं आसान करके बता रहा हूँ. तो अब होल सिटी, ठीक है, ये तो नहीं होगा ना. यहाँ तक मुझे लगता है तो वो जनरल है. जनरल इसलिए है क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा कि डिश है, उसको एक पूरी प्लेट ऑफ फूड को जो है हमने डिश कह दिया. लव को जो है ना हमने हार्ट कह दिया. अब मैं कहूँ कि यू हैव ऑल ऑफ माई हार्ट, यू हैव ऑल ऑफ माई हार्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मेरा सारा दिल ले लिया. मतलब अब हार्ट से मुराद वो लव की, प्यार की बात कर रहा है. तो इसी तरह ही जनरल की बात इस सिलसिले में आएगी कि जनरल जो है वो किसी न किसी अपने ट्रूप्स के साथ, किसी ब्रिगेड या बटालियन या किसी कंपनी के साथ आ रहा है. ठीक है. या इसकी मिसाल आप ऐसे भी समझ लो कि जैसे मिसाल पर 1965 की वॉर है और पाकिस्तान ने मतलब आपको पता है वो जीती है इंडिया से. फील्ड में जीती है वो अलग बात है कि हम उसका जो है ना वो पॉलिटिकली उसको जो है ना वो करके. तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम सिनेरियो देखें तो मतलब आर्मी का जो जनरल है मतलब कमांडर भी हो सकता है ना, लाजमी नहीं कोई जनरल ही हो. जनरल अब मीन अब इसके यहाँ पे कोई ओहदे का नाम नहीं लिखा हुआ. अगर जनरल ओहदा लिखते हैं ना तो फिर इधर जी बड़ा होता,
जैसे आपने अक्सर सुना कि लेफ्टिनेंट जनरल फलां, लेफ्टिनेंट जनरल आसफ गफूर, लेफ्टिनेंट जनरल तो उसमें कभी भी जी छोटा नहीं लगता। तो इसमें कि जनरल से मुराद उधर कमांडर की बात की जा रही है, कोई जंग जीतने वाला कमांडर है जिसकी कोई बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो बात हो रही है। इसका मतलब इस और भी समझ लें, जैसे मिसाल के तौर पे एक ईडीएम है ब्रेक लेग, ठीक है, ब्रेक लेग या ब्रेक द लेग इस तरह होता है। तो वो ईडीएम इस तरह से यूज़ होता है कि मतलब अगर हम उसका ओरिजिन देखें तो मतलब ये है कि कोई फ़ौज जो थी वो जंग पे गई तो या जाने लगी थी, या उसकी कोई कंपनी या बटालियन, ठीक है, फ़ौज में जो होती है वो जाने लगी, तो उनका जो कमांडर था, मतलब जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग जिस तरह होते हैं, कोई ब्रीफिंग वगैरह दे के उनको भेजते हैं, उन्होंने उसको ब्रेक द लेग कह दिया, ठीक है। तो इस मीन का ये नहीं कि उन्होंने कहा कि लात टांग जो है ना वो तोड़, इसके में होता है वो गुड लक कह रहे हैं। तो इसी तरह ही जनरल जो है ना वो इस सेंस में आएगा। अगर जी छोटा है, ये देखें, तो अगर बड़ा होता तो इसका मतलब है कि किसी ओहदेदार की, खास किसी स्पेसिफिक ओहदेदार की बात हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे जनरल का मतलब कोई कमांडर भी हो सकता है, किसी ब्रिगेड का, जहाँ कोई फ़ौज का कोई दस्ता जो है वो कहीं पे कोई मार्का था वो जीत के आया, तो लोग जो है ना मतलब उधर से गुजर रहे थे वो उनके दस्ते, तो लोग फिर शहर का शहर जो है ना वो पूरा उमड़ आया बाहर उनको देखने के लिए। तो अब वो एक जनरल को तो नहीं देख रहे ना, लेकिन जनरल तो नहीं पूरा बाहर मतलब फिर रहा, तो उसके साथ उसके ट्रूप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उस सेंस में मतलब ये बात की गई है। जैसे प्लेट ऑफ, आपने उसको याद रखना है, अब प्लेट ऑफ फूड उसको हमने डिश कह दिया, और लव को जो है हमने हार्ट से तशबीह दी, और किसी किंग को या उसकी बादशाहत को हमने क्लाउन से तशबीह दी। इसी तरह ही हमने किसी जनरल, किसी कमांडर को जो है जो किसी मार्के से आ रहा है, उसको वो जीत के आ रहा है, तो लोग उसको देखने के लिए बात, तो वो जनरल के रोल में यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये मेटोनिमी हो गया। तो होप सो ये आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई सजेशन है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू।